तो कैसे मुलाकात हुई आपकी धर्मराज भाई से पहली बार? ये है किशन, ये नेहरू तो चिल्ड्रेन आज पे धर्मराज गया भाई था ने हमें तो इनवाइट किया है मुझे खाने के सिर्फ लिए। मैथ आती तो थी। अब मैं और अजीत जा रहे हैं धर्मराज भाई के यहाँ खाना खाने के लिए। तो आज हमें हमारे प्रिय दोस्त धर्मराज भाई ने इनवाइट किया है खाने के लिए। तो हम लोग आए हैं उनके फ्लैट पे। ये है इनका फ्लैट और ये है हमारे प्रिय धर्मराज भाई। क्योंकि चिकन के एक्सपर्ट अजीत भैया हैं तो अजीत भैया यहाँ भी चिकन बनाएंगे। मोचा संभाल रखे हैं। मोचा संभाल रखे हैं। नहीं नहीं आप ही अभी तो कढ़ाई के पास मुझे आप ही दिख रहे हैं। नहीं हम कुछ नहीं करेंगे। ये दो हमारे छोटे अनुज भाई, ये हैं किशन, ये सर्वेश भाई के भी छोटे भाई हैं और ये हैं शिव कुमार। आज तो प्रयास था कि आभास भाई आके बनाएंगे बट उन्होंने धोखा दे दिया। वो कहीं और चिकन खाने के किसी और दिन आएंगे वो। किसी और दिन आएंगे, उन्हें और चिकन का इन्विटेशन मिल गया। तो आज बॉयलर खाइए। सारी चीज़ें रेडी हैं हमारी। प्याज कट चुकी है, लहसुन छिल चुका है। अब वही प्याज भून के हम लोग चिकन फ्राई करेंगे। और हम लोग चाय और नमकीन ऑलरेडी खा चुके हैं। चाय बहुत ही बढ़िया बनाई गई थी। मुझे लगता है तुलसी का पत्ता भी यूज किया गया था। तुलसी का पत्ता भी यूज किया गया था जिससे टेस्ट। अरे सर आप तो भविष्यवाणी कर लेते हैं। और साथ के साथ नमकीन भी बहुत टेस्टी था। लेकिन पीने के बाद बाद में मिला। वो तो सबको पता होना चाहिए ना कि भाई जैसे हवा लग गया था फिर। हमारी बंधन में अभी रेडी है। एक और हमारा सरगना दीपक मिसिंग है। अभी गया है दीपक घर और अभी तक वो वहाँ से रिटर्न हुए नहीं है और अभी रिटर्न होने की कोई इधर की उम्मीद भी नहीं है। नहीं दिख रही। क्योंकि ये और अजीत दोनों जब घर जाते हैं तो कुछ समय लग जाता है इन्हें वापस आने में। घर का प्रेम मोह इन्हें आने नहीं देता। और ये हैं हमारे किशन भाई। ये इनके भैया की शादी थी, विवेक भैया की शादी थी। इनका डांस बहुत ही खूबसूरत है। कैमरा देखा। यार हेलो गाइस। तकलीफ बस इसी बात की है। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वो डांस का स्टेप अगर फिर से हो जाए तो फिर यादें ताजा हो जाएंगी। किशन थोड़े थोड़े शर्मा रहे हैं। किशन का कहना है कि सर्वेश भैया की शादी में ही वो दिखने का मिलेगा। आपके साथ में डांस करेंगे। अरे भैया ठीक है। भैया तो समझला कि उम्मीदें लड़का खत्म हुआ। नहीं तो सर्वेश की शादी ना करवा। पहले तो गार। अरे नहीं पहले सर्वेश को। सर्विस भैया समझ थोड़ा सा तो अरे साल। मसाला चालू कर दिया गया है, आवाज नहीं आ रही होगी। अब अजीत भाई हमें अपने और धर्मराज भाई की दोस्ती की गाथाएं सुनाएंगी, दास्तान सुनाएंगे। आज से
पहली बार कब आप रूबरू हुए थे धर्मराज भाई से? स्टार्ट कीजिए, स्टार्टिंग। लगता है लगभग 2014 में आया था इलाहाबाद। अब 2014 में ही इनसे हमारी मुलाकात हुई थी। कक्षा 10वीं में आप आए थे इलाहाबाद? क्लास 10 का परीक्षा देने के बाद हमारे कहाँ कहाँ रहते थे आप? 16 में मैं और ये दोनों लोग दारागंज में रहते थे। हाँ मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पे हम दोनों का रूम था। हाँ। और मेरे रूम का किराया 600 रुपये। 600 रुपये? हाँ। हाँ। और इनके और उसके साथ कुछ भी चार्ज नहीं, ना बिजली का बिल ना कुछ भी, जितना मन हो उतना चले। धर्मराज भाई के यहाँ हमको लग रहा है उस समय है 1500 या 2000 के करीब। तो कैसे मुलाकात हुई आपकी धर्मराज भाई से पहली बार? मेरे गांव के ही लोग 7-8 लोग इनके मेरे लाज में रहते थे। लाज में रहते थे। हाँ। अच्छा। उन मतलब लोगों से हमारे मिलते- एरिया के सभी लोग लगभग एक ही लाज में थे। अच्छा। एक इकलौता मैं ही था जो दूसरे लाज में दूसरे लाज में रहता। तो आप उन लोगों से मिलते जाते थे और हाँ। फिर आपकी मुलाकात धर्मराज भाई से? हाँ। क्या आप यहाँ से पहले धर्मराज भाई को जानते थे? नहीं। यहाँ की वजह से? नहीं, इसके पहले यहीं पे भेंट हुई। सरवण जी थे, हरिओम जी थे, जिनको हम प्यार से बड़े बाबा भी कहते थे, बड़े पंडित जी। सरवण पंडित जी थे और मनीष थे। ऐसे ऐसे लोग बहुत लोग थे। प्रदीप था, राहुल थे, अरविंद थे, प्रवीण थे। तो क्या उस समय आपने कभी इन लोगों को बना के खिलाया था? नहीं, उस समय मुझे आटा सानने भी नहीं आता था। तो फिर खाना कैसे खाते थे? खाना हमारे एक रिश्तेदार थे, वही बना के खिलाते थे। अच्छा। डेली वही बस आटा दिखाते थे कि इसे साना जाता है। लगभग मैं दो साल के करीब 2 साल तक मैं आटा साना और रोटी सेका। खाना बनाते थे आप? रोटी और रोटी बनाने का काम। रोटी और तो फिर कैसे सीखे आप? वो चले गए तो अब फिर आपको? वो चले गए तो फिर दूसरे पास। हाँ। तो धीमे धीमे वही होता है। फिर इसके बाद 2019 में मैं चला गया यहाँ से। तो आप 5 साल तक रहे शुरुआत में? हाँ। फिर चले गए आप मथुरा? मथुरा 2 साल के लिए। हम्म। कोविड आया, हम्म। वहाँ पे सीखे कुछ। वहाँ पे बेहतर सीख गया खाना बनाना। ऐसा क्यों? वहाँ पे क्यों? वहाँ पे दरअसल अकेले रहना था, अकेले रूम में अकेले बनाना है, अकेले खाना है। मेरा तो अनुभव ये है कि जब इंसान को अकेले रहना होता है तब तो उतना मेहनत करता ही नहीं है, तो कुछ भी बना के खा लेता है। वही तो दिक्कत है। वहाँ पे अकेले रहता हूँ, हाँ। शौकीन था हर एक चीज खाने का। हम्म। जो मन करता था यूट्यूब पे देखता था, फिर उसी को कॉपी करता था, उससे बेहतर बन जाता था। अगली बार उससे भी बेहतर बनता चला गया। ऐसे ऐसे सीखता मैं चला गया। फिर वहीं पे मेरे भैया मिले, अमित भैया, जो चिकन बहुत मस्त बनाते थे। इनसे चिकन से बनाना सीखा मैं। चिकन बनता वाकई कैसे। कहाँ है आजकल? कहाँ रहते हैं अमित भैया? अमित भैया इस समय सीतापुर में रहते हैं और ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं मथुरा रिफाइनरी से। तो अमित भैया अगर ये ब्लॉग देख रहे हो तो नोटिस कीजिएगा कि अजीत ने चिकन बनाना आपसे सीखा है और बड़ी तारीफ करते हैं आपके चिकन बनाने की टेक्निक की। और उनके चिकन में जूस नहीं होता था। पानी नहीं डालते थे? पानी नहीं, 1 गिलास वही पड़ता था मसाले के साथ बस, और कुछ नहीं। तब तो चावल से खाने में नहीं सब उसी में होता था। प्याज की क्वांटिटी अधिक रहती थी, जितना चिकन मतलब प्याज। जैसे समझ लीजिए मटन बन रहा है। और हम चाहेंगे कि अजीत भाई धर्मराज भाई के बारे में कुछ शब्द बोले कि कैसे इंसान है वो, कैसा लगता है इनके साथ? धर्मराज भाई बहुत मेहनती आदमी थे। उस समय भी बहुत पढ़ा करते थे। पढ़ाई के मामले में? पढ़ाई के प्रति बहुत ईमानदारी से पढ़ाई की है। वो तो अभी भी मैं इनसे बात होती है पढ़ाई लिखाई के बारे में या बुक्स के बारे में, तो अभी भी लगता है कि काफी दूसरे को सिंसियर है। सहयोग करना। हाँ। उस समय जैसे दीपक आए थे, उस समय उनको मैथ पढ़ाना। अच्छा, दीपक को मैं धर्मराज ही पढ़ाए हैं? धर्मराज ही पढ़ाए हैं। अच्छा। और ऐसे जो नए बच्चे आते थे उनको सहयोग करना, ये सब पढ़ाई में सहयोग करना या सब कुछ, खाने पीने रहने रूम का भी अरेंजमेंट कराना, ये सब उस समय के सभी मैं जानता हूँ। उस समय जितने लड़के आते थे अपने इधर से, हाँ, कोई भी लड़का आया तो खुशी भावना से ये लोग जाते थे। रूम शिफ्ट कराना, रूम खोजना। दिन में दोपहर में 2 बजे के बाद हम लोग रूम खोजने जाते थे। हर गली में गेट खटखटाना और पूछना है रूम खाली है कि नहीं है। खाली है। वहाँ पे बहुत लोग तो बोलते भी थे कि 2 बज रहा है, दोपहर में क्यों आ गए, शाम को आना चाहिए। ये सब भी था। हम लोग वो भी तो अब इस पे मेरा एक धर्मराज भाई से सवाल है। जैसे मैं कोटा में था और मेरे पास भी लोग आते थे
तो मैं तो 6-7 लोगों को रूम दिलाया, बट ऐसे लोग जिनसे मैं ज़्यादा मिलता जुलता नहीं था, अगर उन लोगों को रूम खुजवाना हो तो मुझे बहुत ऐसे लगता था कि यार मुझे पढ़ाई लिखाई करनी है, अब मैं ऐसे 2-2 दिनों तक रूम खुजवाऊंगा, मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तो क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि ठीक है कुछ लोगों का हो गया, अब तो जो लोग नए आए हैं उन लोगों को दिखा सकते हैं, सारी चीज़ें मैं थोड़ी करूँगा सिर्फ उनको। क्या कभी आपको लगा ऐसा? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा। बस ये है कि अगर कोई हमसे उम्मीद कर रहा है कि इनके पास जाएंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, हमारा काम कम टाइम में हो जाएगा। तो जैसे हमारे साथ जितने भी टच में लड़के रहते थे, मतलब ढेर सारे जिनको अपना काम कभी का मैंने कराया है या नहीं कराया है, या वैसे किसी भी पढ़ाई लिखाई संबंधित अगर हमारे टच में आ गए तो उनको भी पता होता था। तो उसमें सिर्फ मेरा सहयोग नहीं होता था, जो मेरे साथ रहते थे लड़के, वो सब उनसे मैं बोल देता था कि ऐसे ऐसे करना है, एक रूम ढूंढना है एक लड़के के लिए, तो वो सब बता देते थे, फिर मैं उसको खाना करा देता तो था। मतलब आपने कभी संकोच नहीं किया नहीं। मदद करने के लिए? सबसे अच्छा बात मैं बता रहा हूँ, इनके लास्ट पे एक था कि कोई भी लड़का आ रहा है, इनके मकान मालिक कितने अच्छे थे कि अगर एक बार कोई लड़का बोल दिया, कभी भी बोला हो कि मैं रूम छोड़ रहा हूँ, अगर कोई लड़का हम लोगों के पर्चे का आ गया, जैसे दीपक ही आया था, दीपक नीरज ये लोग आए थे जब, तो एक लड़का था वो बोल दिया था कि मैं रूम छोड़ दूंगा, मकान मालिक जो थे दीपक के लिए रूम खाली करा दिए। लड़के कह रहे थे नहीं अभी हमें रहना है, उन्होंने बोला कि तुम बोले हो एक बार तो खाली करो। ये तो आप लोगों के लिए अच्छे में, बट उन लड़कों के लिए तो खराब है मकान वाले। नहीं भाई, जो भी था सबके साथ वही करते थे। अच्छा। ये नहीं है कि नहीं, आप अगर बोल दिए गलती से एक भी बार, समझ लीजिए छोड़ना ही है अगर कोई नया लड़का आ गया तो। अच्छा। हाँ, कैटेगरी अच्छी थी हम लोगों की वहाँ हाँ, पे। ऐसा था कि मस्त था वहाँ पे। एक छोटी सी लड़ाई की वजह से, उनके पारिवारिक लड़ाई की वजह से सभी लोगों को इधर उधर दूर होना पड़ा। उसके बाद से सभी लोग लगभग टूट ही गए थे इधर तो उधर। आप भी कुछ टाइम बाद उस लॉज में शिफ्ट हो गए थे? नहीं, मैं नहीं कभी शिफ्ट हुआ। मैं जहाँ लॉज में तो आया, अभी आप मकान मालिक की जो बात कर रहे हैं, क्या वो लॉज देखते थे? हाँ, वही लॉज वाले की बात कर रहे हैं ना, जहाँ पे? मालिक ही थे वो, मतलब वो दूसरे जगह रहते थे। अच्छा। वो जहाँ लाला थे, 100 मीटर के आसपास, 100 मीटर, दो मकान थे 200 उनके, 200 मीटर थे। तो एक में वो उनकी फैमिली रहती थी और एक लाज में 35-40 रूम था, उसमें सारे लड़के रहा करते थे। तो जब विवाद की वजह से वो लॉज भी खाली करना पड़ गया? लाज आज भी विवादित ही है, वहाँ पे कोई लड़के भी नहीं रहते हैं, कुछ भी नहीं, सब हम। वो शायद मैंने देखा है, दीपक एक बार आ रहा था तो मकान मुझे दिखा रहा था, मकान ही था, बट उतने ज्यादा। अच्छा, अब मैं धर्मराज भाई से पूछूंगा कि अजीत भाई के बारे में कुछ बताएं कि क्या वो लॉज में ही पहली बार इन्हें जानते थे या पहले से जानते थे? नहीं, मैं तो देखिए कब से जानता हूँ। मैं जब ये छत्रपति में पढ़ने आए, मुझे लगता है कक्षा 8 में। 8 में, 8 में नहीं आया, 7 में, 8 में आया था 2-3 दिन, फिर इसके बाद 9 में। 9 में आए। अच्छा। हाँ, तो जब आप कक्षा 9 में आए होंगे, हाँ। हाँ, तो मैं कक्षा 10 में था। जैसे आप लोगों का ग्रुप बहुत पॉपुलर था, पॉपुलर इस मामले में कि ढेर सारे लड़के, एक जो स्तर होता है पढ़ाई का, सभी एक जैसे थे। मतलब ये नहीं लगता था कि कोई कमजोर लड़का है इस क्लास में। तो आप लोग क्लास की एक जैसे बन गई थी, क्रेडिट नहीं कह सकते हैं, एक औरा बन गया था। औरा बन गया था कि इस क्लास के लड़के बहुत अच्छे अच्छे हैं पढ़ाई करने में। तो ये है कि जो पढ़ने में ठीक ठाक होता है वो तो सबको नोटिस करता है, तो मैंने नोटिस किया था इनको भी। तो हमारी मतलब ऐसे मिले नहीं थे, लेकिन मैं जानता था इनको भी, ये बेलकुंडा से हैं और हमारे स्कूल में एडमिशन ले चुके हैं, लेकिन बात नहीं हुई थी कभी वैसे। एक चीज और मैं बता रहा हूँ, मैं 4 साल पढ़ाई किया, 1 रुपया नहीं दिया स्कूल में। छत्रपति शिवाजी की बात है, हाँ। जोगिंदर सर तक की आवाज पहुंच रही है, तो अगर हिसाब किया करना हो तो वसूल करें। बस मैं एग्जामिनेशन फीस देता था, नहीं तो वो भी नहीं देता था, मुझे जहाँ तक है। तो अब मेरा पूछना है कि दीपक कब आए? दीपक क्या 12वीं के बाद आए थे कि? हाँ, दीपक 12वीं इंटर के बाद, दीपक इंटर करने के बाद आए थे। इंटर करने के बाद। और दीपक को भी आपने ही रूम दिलाया था धर्माज भाई? नहीं, मैं मिल गया था। अच्छा, अजीत ने दीपक को रूम दिलाया था? मैं इनके लाज पे गया था और उनसे बोला था, हरिओम से, हरिओम जी से बोला था।
उन्होंने मकान मालिक से कहा तो वो खाली हुआ था उस समय। तब दीपक को हाँ, हरिओम और सरवण एक ही में रहते थे ना, उन दोनों लोगों से मैं बोला था। अच्छा दीपक से मिलने की कहानी मेरी इंटरेस्टिंग है ऐसे इसलिए, देखिए उसके पहले मैं जानता था कि ठीक है अपने स्कूल में हैं सब लड़के, लेकिन जैसे मैं पढ़ता था तो जैसे मैं बाहर घूमने नहीं जाता था, तो मैं थोड़ा सा अपना मूड फ्रेश करने के लिए मैं जाता था इनके रूम पे। अच्छा, दीपक के रूम हाँ, पे। इनके रूम पे चलो देखते हैं हमारे स्कूल के लड़के आए सब क्या कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा पूछते हैं तो मैं एक प्रकार से अपना मन भी बहला लेता था इनके साथ बैठ के, और ये भी पूछ लेता था क्या पढ़ाई कर रहे हो, कहाँ कोचिंग कर रहे हो, क्या सिलेबस होगा, कितना होगा। तो वहाँ से जैसे 3 लड़के थे, दीपक और एक नीरज प्रधान जी थे हमारे और एक विक्की भाई। नहीं, बिल्कुल नहीं था। हाँ, एक और विक्की नहीं, वो था क्या नाम था उसका, छोटा सा ही था, विक्की का भाई था शायद। हाँ। कि बगरवा का ही। हाँ, बघौरा 3 लड़के थे। अच्छा अरे नाम बहुत अच्छा है, विक्की टोपी थोड़ा सा लगा बाद के। में आया, हाँ, मुझे टोपी लगता है। लगा के हमेशा चल रहा था। और देखिए कहानी हमारी दीपक के साथ इसलिए बॉन्ड अच्छा हो गया कि जैसे बहुत काम करते थे वो पढ़ाई के अलावा, लेकिन ये है कि जब मैं उनसे पढ़ाई के बारे में बात करता था तो उनको इंटरेस्ट आता था और क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा थी उनके अंदर। तो और सब्जेक्ट कुछ पता नहीं, लेकिन मैथ के बारे में मैं जब उनसे पूछता था तो सही सही रिस्पॉन्ड करते थे कि मुझे यहाँ दिक्कत है या इसको समझने में समस्या होती है या ये मैंने कर लिया है। तो मुझे लगा कि मैथ में इंटरेस्ट है इनका, तो फिर मैं इनको मैथ में ऐसे रफली बस ऐसे क्वेश्चन बता देता कि इस क्वेश्चन को ऐसे करिएगा, इसको ऐसे करिएगा, सारे 15-20 क्वेश्चन बताता था, ऐसे ऐसे करिएगा, जो नहीं लगेगा अगले दिन पूछ लूंगा। दिनचर्या बन गया था, हाँ। पर डे पूछना है, पर डे बताना है, यानी एक तरफ आप भी से थे उस मैं- ग्रुप में शामिल? नहीं, मैं नहीं था। हाँ। बस जानकारी सब थी, क्योंकि बात होती थी उसमें, जैसे लगभग दूसरे तीसरे दिन लगभग रोज ही मुलाकात कुछ नहीं हो जाता था, क्योंकि शाम के टाइम पे बंदे से निकलते थे तो मिल लेते थे हम लोग। तो ये था, तो वही बात में पता चलता था कि आज हम लोग ये पढ़े। और सबसे अच्छी बात यह थी कि और उनके ग्रुप में जो 2 लोग थे वो सीरियसली पढ़ाई को नहीं लेते थे, लेकिन ये भाई साहब और किसी सब्जेक्ट का पता नहीं, लेकिन मैथ में अच्छे से करते थे। मैं जितना बता के आता था उतना क्वेश्चन कर देते थे और अगले दिन फिर ऐसे जाके वर्बली बताता था। मैं पेन नहीं उठाता जनरली उनको बताने के लिए, बस ये बताता था इस क्वेश्चन को ऐसे शुरू करिए और ऐसे ऐसे करिए, हो जाएगा। तो उस पर काम करते थे और मैथ उनकी अच्छी गई। फिर 1-2 एग्जाम दिए, उनको लगा कि मतलब उनको उम्मीद नहीं थी कि मेरा इतना अच्छा होगा, लेकिन और भी लोग उनके साथ के जो थे वो भी साथ में एग्जाम दिए थे, तो उनको लगा कि इनसे मैं बहुत बेहतर कर रहा हूँ। तो उनके अंदर से एक भ्रम दूर हो गया। हाँ, भ्रम दूर हो गया कि मुझसे नहीं होगा, और ये एक मोटिवेशन मिल गई कि मैं तो इतना ही किया हूँ तो इतना अच्छा रिजल्ट आया है, अगर मैं पढ़ूंगा तो इससे मेरा रिजल्ट और बेहतर हो सकता है। फिर इसके बाद वही हमको लग रहा है ग्रेजुएशन फाइनल था या फिर उनका बीएड में एडमिशन हो गया, इसके बाद वो छोड़ के इलाहाबाद घर चले गए। हाँ, बीएड करने। तो वो बीएड करने गए 19 नहीं 18 में चले गए थे दीपक। 16 में आए थे और 18 में चले गए। मैं 19 में चला गया वहाँ से। मतलब दोनों लोग साथ में बीटी, तो बीएड किए गाँव से और मैं वहाँ से बीटी से। लेकिन मैं घर जब भी जाता था तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं दीपक से नहीं मिला। जब भी घर जाता था जनरली मैं 2016 से 2020 तक रहा था, और मैं बीए का पेपर छोड़ के अगर देखा जाए तो मैं कभी 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं गया। एक और मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं 2020-21 तक मैं इससे ऐसे बंधन में था कि मुझे परिवार में शाम को 5 बजे के बाद निकलने ही नहीं दिया था। इससे ज़्यादा मित्रों से भेंट घाट ही नहीं हो पाती थी। ऐसे चलते रास्ते पे भेंट हो गई तो हो गई, किसी के घर गया तो हो गई, तो ऐसे नहीं होती थी। जैसे आप ही से हमको लगता है कि था ही नहीं घर पे, आप घर पे थे जब मैं आया 2021-22 में, कोविड के बाद ही, तब से उसके बाद से ही मुलाकात हुई। हम लोग वहाँ पे डगरा पे गए थे, याद होगा बाढ़ आया था उस समय, नीचे वो आज तो अच्छा खासा बना लेते हैं। अरे तो काहे कम करी भाई, याद चलत के बढ़िया आवत तो सेशन हो तो पूरा नहीं, सब रहता मजा आता सबकी। सब वो कब ना हो पाई, जे थोड़ा थोड़ा हमने तरह बनावत रह जाई। और जैसे मुझे लगता है कि हमारा ग्रुप अभी तक एक साथ अटैच है, उसका मेन रीजन यही है कि जैसे ही हम लोग को समय मिलता है तो हम लोग अपने दोस्तों से जरूर मिलते हैं। जैसे धर्मराज भाई ने बताया कि
जब भी ये घर जाते थे तो ऐसा कभी हुआ ना हो कि दीपक से ना रहे। ऐसे ही सेम मेरा भी है। मैं भी जब से बाहर गया हूँ, चाहे वो कोटा में रहा हो चाहे मुंबई में रहा हो, जब भी आता था तो मेरी सर्वेश और दीपक से मुलाकात होती ही होती थी। और भाई तो सही हकीकत है भाई। और मुलाकात क्या, रोज शाम को ही हमारा फिक्स रहता था कि निकलेंगे साथ में, कहीं भी जाए, चाहे दीपक के घर ही मैं जाऊं, चाय ही पीऊं, लेकिन हमारा रहता था कि मिलेंगे ही मिलेंगे। और मैं कभी कभी तो महीनों भर के लिए घर आता था, तो घर पे ठीक है मम्मी पापा हैं, दादी हैं, तो थोड़ा थोड़ा बोरिंग होने लगता था। बट ऐसा जब भी लोगों से मिलता था तो कभी लगा ही नहीं। मैं बहुत इंजॉय करता था। रात में ऐसे ही घूमते थे हम लोग, कभी कि रात के 10 बजे 11 बजे हम लोग ऐसे ही निकल जाते थे ठंड में, बट बहुत मजा आता था, बहुत इंजॉय करता था। बातें नहीं हो रही फिर भी अच्छा लगता था। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे और दोस्तों ने हमारे ज्वाइन कर लिया, और अब तो ऐसा है कि घर पे किसी के कोई इवेंट हो तो सारे लोग आते ही आते हैं, और अभी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई। और अभी हमारे ग्रुप में धर्मराज भाई हैं, प्रवीण भाई हैं, बहुत सारे लड़के हैं। और धर्मराज भाई को तो मैं पहले से जानता था, क्योंकि ये हमारी दीदी के साथ पढ़े हुए हैं, तो पहले से तो मैं इनको जानता था कि ये पढ़ने में काफ़ी अच्छे हैं। और मैं भी जब बाहर चला गया तो उतना था नहीं मुझे पता कि कौन कहाँ पे है, कौन क्या कर रहा है। यहीं आने के बाद मुझे पता चला धर्मराज भाई के बारे में। इसके पहले मैं अलीगढ़ में था तो दीपक के घर पे धर्मराज भाई से एक बार मुलाकात हुई थी। बट जब से मैं प्रयागराज आया हूँ तब से धर्मराज भाई से निरंतर मुलाकात होते रहती है। और अभी तो हमारा प्रयास होता है कि कहीं भी जाए आसपास घूमने, या कुछ बना रहे हैं तो लोग रहें, साथ में रहें, घूमने जाएं, वीकेंड है, छुट्टियां हैं तो लोग मिलते रहें। तो जब तक तो प्रयागराज में रहूंगा मैं या धर्मराज भाई, तब तक तो ऐसे मिलते रहेंगे, साथ में खाना खाते रहेंगे, घूमते जाते रहेंगे। और आज आवाज भाई नहीं है, वरना मुझसे भी पूछते हैं कि कैसा रहा इन लोगों का सब कुछ। और कुछ पूछिए। और ठीक है। तो हमारा सवाल अजीत भाई से, इन्हें खाने में कौन सी डिश सबसे ज्यादा पसंद है? नॉन वेज, वेज? नॉन वेज में क्या क्या चीजें पसंद है? नॉन वेज से तो अब धीमे धीमे हाथ ही लगभग जोड़ दिए हैं। हेल्थ इश्यू की वजह से अब अजीत को नॉन वेज उतना खाना नहीं है। तो अब हमारा सवाल धर्मराज भाई नहीं से। तो ऐसा कोई मथुरा में रहा, लॉकडाउन में बता रहा हूँ। लॉकडाउन लगभग 1 साल का था। 1 साल में मुझे लग रहा है 10 महीना तो चिकन ही खाया ही है। रोज रोज रोज, क्योंकि दूसरी बात रही, भैया थे वो डेली बनाते थे। पूरे लॉकडाउन में अपने रूम पे बस 1 दिन खाना बनाया हूँ मैं, और किसी दिन नहीं बनाया, वो भी चिकन बनाया था उस दिन। पूरे लॉकडाउन के मैं बात कर रहा हूँ। जब सारे दोस्तों को मैं घर पे भेज दिया, उसके बाद से ऐसा था। मेरी सबसे अच्छी डिश है रेवा की मछली। रेवा की मछली? अच्छा, जब छोटकी सफेद सफेद की रेवा की मछली, सफेद सफेद छोटी पता नहीं कितना लगा मीठी होती है, बहुत मस्त है। मुझे पसंद नहीं है, मुझे बड़ी मछली ही पसंद है। बड़ी मछली में रोहू। सबसे बड़ी चीज है कि एक बार बचपन में कांटा धंस गया था मेरे, तब से मैं छोटी मछलियाँ या मछली खाना ही बंद कर दिया। मछली हो तो या तो एकदम छोटी हो या तो बड़ी हो। वो जो बीच वाली रहती है ना, उनका काटा ज्यादा नहीं, दिक्कत करता बड़ी है। वाले में भी मैं अगर खाने में बैठ जाऊं, जब तक खाने वाले आदमी 4 खत्म कर देंगे तब तक मैं पता चलेगा एक ही में। नहीं तो बड़ी मछली रहती है तो कांटा भी उतना बड़ा मोटा रहता है, तो उतनी दिक्कत तो नहीं होती है। पतले पतले भी कांटे उसमें रहते हैं, बड़ी मछली में भी होते हैं। नहीं, रोहू में तो जनरली ठीक रहता है। रोहू में रोहू पतले में बहुत कांटे होते हैं भाई, मोटे मोटे रहते हैं बड़े। आधा किलो से बड़ा आते हैं वो, सब सही है खाने तो में। उसको खाने में मजा है, और मजे तो मिल जाए तो क्या ही बात है। क्या ही बात है। तो 1 किलो तक लेंगे तो फिर परेशान हो जाएंगे यार। मछुआ बात है। बंद करा तो लीजिए, ये गाड़ी बंद कराओ। गाड़ी जाके दीवार पे टिक गई, तब सबको पता चला कि हाँ दीवार भी है आगे। तब तो गाड़ी में अच्छा खासा डैमेज हुआ होगा। नहीं, डैमेज तो कुछ नहीं हुआ, गाड़ी में कोई डैमेज नहीं हुआ। चेचिस पकड़ ली थी उसको। फिर जो लोग 3 लोग और लोग थे, उनका सब कुछ उतर गया था। फिर वही जैक वैक लगाए आगे पीछे, फिर नीचे ईंट भर के गाड़ी लोग निकाले, क्योंकि उतना अच्छे से मुझे तो तब उतना अच्छे से मुझे चलाने नहीं आता था। मेरी से मसाज हो रही है, बस्ते दर्द करा रही है। हाँ, हाईवे पे मैं चला लेता था अच्छा खासा, भीड़ भाड़ में बहुत कम ही चला पाता था, क्योंकि उतना मौका नहीं मिला था। ऐसे था।
तो अब मेरा सवाल धर्मराज भाई से कि आप हमारे स्कूल में जो आपके प्रिय टीचर थे उनके बारे में थोड़ा बताएं, किसके पढ़ाने की शैली आपको पसंद आती थी? मेरी सबसे फेवरेट टीचर चिंता मैडम जी थी। अरे वाह वाह, क्यों? क्योंकि जितना एफर्ट वो किसी भी कमजोर बच्चा हो या तेज बच्चा हो, विद्यार्थी हो, जितना एफर्ट वो डाल देती, मैंने आज तक अपने जीवन में किसी टीचर को नहीं देखा। मैं जब नेहरू चिल्ड्रेन पे गया था तो मुझे सिर्फ मैथ आती थी, मैथ ही आती थी और कुछ नहीं आता था। हिंदी में मैडम जी ने मुझे ऐसे सिखाया कि मतलब हिंदी और संस्कृत, हिंदी, संस्कृत और कला, मैं तो 3 सब्जेक्ट पढ़ा हूँ उनसे। हिंदी और संस्कृत। हिंदी में तो मान के चलिए 4 क्वेश्चन वो देती थी नोटबुक से, 4 क्वेश्चन उत्तर लिखिए, नहीं लिखेंगे तो सिर्फ 8 डंडे। अगर लिख देता था तो मुझे याद है कि मैं 49 डंडे खाया हूँ, क्योंकि जितने भी मात्राएं गलती होती थी हर मात्रा पे 1 डंडा। हालांकि चोट नहीं लगती थी, लेकिन यह है कि डंडे दिखते थे, डंडे दिखते थे और बुरा लगता था। 49 आज भी याद है इनका हाईएस्ट स्कोर। और मेरी जो खास याद है कि मैम कठिन शब्द देती थी हमें लिखने के लिए, जैसे कि अनुवाद देती थी, कठिन शब्द दिया करती थी। और उज्ज्वल में दोनों ज आधे आधे रहते हैं, तो वो मुझे खासा याद है कि ऐसे ऐसे कुछ वर्ड थे जो कि वो बार बार से देती थी लिखने के लिए, और बहुत लड़के कंप्यूटर, हाँ बार बार वो गलती करते थे। और कंप्यूटर से मुझे याद आया कि कंप्यूटर वो देती भी थी लिखने के लिए, फिर भी दीपक ने सामने लिखा भी था, फिर भी दीपक ने किसी एग्जाम में गलत कर दिया था वो। तो चिंता मैम तो हमारी एवरग्रीन फेवरेट टीचर थी, और वो कुछ भी पढ़ाएं, कुछ भी बताएं, कभी कभी वो स्टोरीज बताती थी तो बहुत बहुत खुशनुमा मिजाज बताती थी। इवन दो जब वो हमें ऐसे डंडों से मारती थी, कभी भी हमें ऐसा नहीं लगा, बुरा नहीं लगा। तो काफ़ी अच्छी टीचर रही हैं। फिर आपके और कोई टीचर जो आपको काफ़ी अच्छे लगे हों? अभी चिंता मैडम जी के बारे में ऐड करना चाहूँगा जी। ये मान चलिए मुझे सिर्फ मैथ आती थी, लेकिन फिर मैं सोचा कि अगर मैं ऐसे सिर्फ 4 क्वेश्चन स्किप कर दूंगा तो मुझे 8 डंडे में काम हो जाएगा। लेकिन मैंने ये सोचा कि अगर ऐसा ही करता रहा तो फिर मेरी हिंदी कभी सुधरने वाली नहीं है। और मैं 49 डंडे से करके धीरे धीरे मतलब मेरी मात्रा अच्छी हो गई, मतलब मैं गलत लिखना छोड़ दिया। हिंदी मेरी बहुत अच्छी हो गई थी पहले साल में। जब मैं कक्षा 6 से 7 में गया तो मेरी हिंदी बहुत अच्छी हो गई थी। उसके बाद कक्षा 7 में जाके फिर मैडम जी से मैंने संस्कृत सीखना शुरू किया। तो संस्कृत वो देती थी अनुवाद करने के लिए। उसमें जिसको रूप नहीं आता होगा वो अनुवाद कभी नहीं बना पाएगा। और ये चीज़ मैं जब समझ गया तो मैंने जितने भी टेक्स्ट बुक में दिया था रूप याद करने के लिए, मैं सारे रूप याद कर लिया। फिर उसके बाद मैडम जी से मैं बोलता था खूब कठिन से कठिन बोलिए यार, क्योंकि अगर आप किताब में से बोलेंगे तो मैं सारे बना दूंगा, क्योंकि मुझे सारे याद कर रखे थे। तो उसके बाद से कक्षा 7 में जाके मेरी संस्कृत और हिंदी और मैथ 3 सब्जेक्ट में बहुत अच्छी पकड़ हो गई थी। बाकी ऐसे साइंस तो ठीक ठाक ही चलता था, लेकिन और बहुत अच्छा लगा चिंता मैडम जी का जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। लगभग मैं मानूंगा पूरे क्लास में भी जितने लड़के लड़कियां थी सबके प्रति बहुत ज़्यादा योगदान, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ सिखा दिया जो अक्सर सभी लोग गलतियां करते हैं। चाहे वो शब्द ऐसा था कि हर सब्जेक्ट में यूज करते हैं आप, जैसे लिखना ही हुआ, जैसे सुबोपली होता है, सुनना लिखना पढ़ना, यही 3 चीज़ हमारे जीवन में होता है। और जो लिखना उन्होंने सिखा दिया, पूरा समझ लीजिए कि एक जीवन ही चेंज हो गया सब। मेरा तो एक्सपीरियंस चिंता मैम का ये है कि उन्होंने हमारे लिए संस्कृत इतना ईजी बना दिया थी कि जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं, हम लोग उस समय संस्कृत बोल लेते थे, पूरे अपने वाक्य संस्कृत में हम लोग बोल सकते थे। और संस्कृत तो हमें कभी टफ लगी ही नहीं। बहुत सारे बच्चों को संस्कृत टफ लगती है, बट उनसे पढ़ने के बाद कभी भी हम लोग को संस्कृत टफ लगी ही नहीं।